हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मानव एक संसाधन के अभ्यास के प्रश्न उत्तर को करेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और सारे बच्चों के पास पहुंच जाए और वो भी आराम से अपने घर बैठे अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सके टाइम पे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभ्यास के प्रश्नोत्तर का पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला है हमारा कि मानव मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है। तो हम लोगों ने लेक्चर में पढ़ा था कि मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, यही सारी चीज़ें। तो इनमें से तो सभी होगा, इसके अंतर्गत तो होगा इनमें से सभी इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर है कि निम्न में से कौन मानवीय पूंजी नहीं है। मानवीय पूंजी का अर्थ होता है कि आपके पास जो चीज़ होती है वही, ठीक है, मनुष्य के पास जो उसकी पूंजी होती है वही होती है उसकी मानवीय पूंजी। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि मानवीय पूंजी नहीं है। तो स्वास्थ्य तो है, मनुष्य की जो मानवीय पूंजी होती है वो स्वास्थ्य है, प्रशिक्षण भी है, प्रबंधन भी है, लेकिन अकुशलता नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अकुशलता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने प्राथमिक शिक्षा को मानव के लिए क्या बनाने पर जोर दिया। ठीक है, पहला है ऑप्शन में मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, मूल निर्देशक तत्व या अनावश्यक। तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो हैं उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को मानव के लिए मूल अधिकार बनाने पर जोर दिया था। अब चलिए थोड़ा सा हम अमर्त्य सेन के बारे में जान लेते हैं। अमर्त्य सेन जो हैं इनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये बहुत जाने माने अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2001 के अनुसार भारत की साक्षरता दर है। तो जनगणना 2001 में जब भारत की साक्षरता दर मापा गया था तो क्या था, 65.4%। ठीक है, चलिए आगे। 5 नंबर में है हमारा कि जनगणना 2001 के अनुसार मानव की औसत आयु निम्न में से क्या है। तो मानव की जो औसत आयु थी वो 63.8 वर्ष। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं। छठा नंबर है हमारा कि बिहार राज्य के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है। फर्स्ट है पटना, दूसरा है कि पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी। तो हम लोग जानते ही हैं कि पटना जो है उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और पटना को हम लोग किस महानगर के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे में है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है हमारा मानव पूंजी निर्माण से घरेलू उत्पाद। जीडीपी का अर्थ क्या होता है। तो जीडीपी का अर्थ होता है सकल घरेलू उत्पाद, मीन्स की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म बहुत जगह पूछा जाता है तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जीडीपी का अर्थ क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो इसमें क्या दिया है कि मानव पूंजी निर्माण से घरेलू उत्पाद में वृद्धि होती है। इसका आंसर क्या होगा, वृद्धि होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर में है कि डैश संसाधन उत्पादन का सक्रिय साधन है। तो मानव जो है, मानव संसाधन जो है वो उत्पादन का सक्रिय साधन है। तीसरा है हमारा कि मानवीय साधन के विकास के डैश अनिवार्य है। तो शिक्षा जो है और प्रशिक्षण, शिक्षा और प्रशिक्षण जो है मानवीय साधन के विकास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अनिवार्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर में हमारा दिया है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या डैश करोड़ है।
तो भारत की संख्या जो थी वो उस समय 2001 के समय 102.70 थी, 70 करोड़, 102.70 करोड़ थी। चलिए आगे है 5 नंबर में हमारा कि 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य डैश है। तो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य जो था वो हमारा बिहार ही है, ठीक है, उस समय 2001 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर डैश है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर जो है वो 47.53% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कि एक वाक्य में उत्तर देना है। कितना? एक वाक्य, मतलब कि एक लाइन में उत्तर देना है। चलिए, मानव संसाधन क्या है? मानव संसाधन क्या है? पढ़ते हैं। मानव संसाधन जो होते हैं उत्पादन का मूल्य सूत्रधर और मानवीय पूंजी है। मानव संसाधन जो होते हैं वो उत्पादन मतलब किसी चीज़ का अगर आप उत्पादन कर रहे हैं तो मानव संसाधन सबसे ज़्यादा सूत्रधर होता है। क्यों होता है? क्योंकि मानव ही है जो उत्पादन करता है। तो ये तो हुआ ही, और मानवीय पूंजी भी है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव संसाधन में हमें निवेश की आवश्यकता क्यों पड़ती है? उत्तर देखिए इसका। मानव संसाधन में हमें निवेश की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि देश कौशल और योग्यता से परिपूर्ण हो जाए। इसका अर्थ ये हुआ कि मानव को संसाधन में निवेश करने की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, कौशल और योग्यता से परिपूर्ण हो जाए, पूरा भर जाए, ताकि भारत बाकी देशों की तुलना में आए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साक्षरता और शिक्षा में अंतर क्या है? ठीक है, साक्षर व्यक्ति केवल कुछ पढ़ लिख सकता है, जबकि शिक्षा प्राप्त व्यक्ति कुशल और योग्य के साथ ज्ञानी भी होता है। देखिए, साक्षर का अर्थ होता है कि वो पढ़ और लिख सकता है, लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति का जो प्रतीक होता है या शिक्षा जो प्राप्त किया हुआ व्यक्ति होता है वो तो कुशल होगा, योग्य होगा और उसके साथ साथ ज्ञानी होगा, ठीक है। तो यही अंतर है कि साक्षर व्यक्ति जो है कुछ पढ़ लिख सकता है, लेकिन जो शिक्षा प्राप्त व्यक्ति होते हैं उन्हें वो कुशल भी होते हैं, योग्य भी होते हैं और ज्ञानी भी होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। भौतिक और मानवीय पूंजी में दो अंतर बताएं। पहला हमारा अंतर देखिए, भौतिक पूंजी उत्पादन का निष्क्रिय साधन है, जबकि मानवीय पूंजी जो है उत्पादन का सक्रिय साधन है। भौतिक पूंजी निष्क्रिय साधन इसलिए है क्योंकि इसमें उत्पादन ये खुद नहीं कर सकता है, इसलिए इसको निष्क्रिय कहा गया है। लेकिन जो मानवीय पूंजी है वो सक्रिय होता है, ठीक है। चलिए सेकंड पॉइंट हमारा देखते हैं। सेकंड पॉइंट में है हमारा कि जो भौतिक पूंजी को उसके स्वामी से अलग किया जा सकता है। सही बात है, हम लोगों ने फुल डिटेली लेक्चर में पढ़ा है, तो लेक्चर को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, लेकिन मानवीय पूंजी को उसके जो मानव होते हैं उससे अलग नहीं किया जा सकता है। आपके पास आपका ज्ञान है तो आपसे अलग किया जा सकता है नहीं ना। तो इसी प्रकार मानवीय पूंजी जो है, मानवीय पूंजी वो मानव के पास ही रहता है, उसे कोई अलग नहीं कर सकता है। लेकिन अगर कोई वस्तु है तो उसको हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व जनसंख्या की दृष्टि से भारत का क्या स्थान है? तो विश्व की जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है, ठीक है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन, जन्म दर क्या है? तो देखिए, देश में बच्चों के जन्म की औसत दर, यहाँ दर्द नहीं होगा, दर होगा, दर को
जो वार्षिक भी हो सकती है या 10 वर्षीय भी हो सकती है, इसी को हम लोग जन्म दर कहते हैं। देखिए, हमारे देश में अगर जितने भी बच्चे जो हैं 1 साल में या 10 साल के अंदर में जन्म लेते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं जन्म दर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि मृत्यु दर क्या है। तो देश में सेम टू सेम वही है, जो जन्म दर है उसी टाइप का ये भी है। ठीक है, देश में मृत्यु दर की और मृत्यु की औसत दर को, जो वार्षिक भी हो सकती है या 10 वर्षीय भी हो सकती है, उसी को हम लोग मृत्यु दर कहते हैं। उसमें था कि जो देश में बच्चों के जन्म की औसत दर, और इसमें है देश में मृत्यु की औसत दर, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक साक्षर व्यक्ति कौन है? ठीक है, एक साक्षर व्यक्ति कौन है? तो देखिए आंसर क्या है। एक साक्षर व्यक्ति वह है जो अपनी भाषा में पढ़ लिख सके। एक साक्षर व्यक्ति वही होता है जो जो पढ़ने के साथ साथ उसी भाषा को लिख सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक शिक्षा क्या है? प्रारंभिक शिक्षा क्या है? तो सबसे पहले बताइए, आपका प्रारंभिक शिक्षा ये हुआ, सबसे छोटा हमारा नॉलेज शुरू होता है हमारे माँ के पास से। हमें माँ ही नॉलेज देती हैं, माँ ही हमारी पहली शिक्षिका होती हैं। उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा में जाएंगे तो शिक्षा में हमारा आ जाता है, जो शिक्षा प्रारंभ में दी जाती है, जो वर्ग 1 से 5 तक की होती है, वही हमारी प्राथमिक या प्रारंभिक शिक्षा होती है। लेकिन इसके अलावा हम देखें तो सबसे पहला हमारा स्कूल जो होता है वो माँ के पास होता है, क्योंकि माँ ही जो होती है अपने बच्चों को सही और गलत का रास्ता दिखाती है। ठीक है, तो आप लोग अपने पेरेंट्स का बहुत केयर कीजिएगा, उनका हेल्प कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेशेवर शिक्षा क्या है? तो पेशेवर शिक्षा में आ जाता है कि पेशेवर शिक्षा उसे कहते हैं जिसे प्राप्त कर कोई व्यक्ति शिक्षक, डॉक्टर या वकील जैसा पेशा अपनाता है, पेशेवर शिक्षा कहलाता है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा और डीपली समझते हैं। पेशेवर शिक्षा का अर्थ मान लीजिए ये हो जाता है कि हम कोई भी पेशा को अपनाते हैं। ठीक है, जैसे शिक्षक है, डॉक्टर है, वकील है, और वो उस पेशा को अपना लिया है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे कि ये पेशेवर शिक्षा है, जो शिक्षा से रिलेटेड हो। अब ये नहीं कि व्यापार कर रहे हैं तो उसको हम बोल देंगे कि पेशेवर शिक्षा है, नहीं, पेशेवर शिक्षा बोल रहा है यहाँ पे, व्यापार के क्षेत्र में नहीं बोल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग बहुत केयरफुल पढ़िएगा इसको। चलिए क्या है, संक्षिप्त रूप को पूरा रूप दें। ठीक है, जीडीपी ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम, और एक हम लोग पढ़े थे जीडीपी का अर्थ होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ये भी याद रखिए, सकल घरेलू उत्पाद। अब देखिए यहाँ पे यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ठीक है, उसके बाद है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में होता, इसके पहले वाले भी चैप्टर में हम लोग को मिला था एनसीईआरटी, तो उसमें था, उसमें भी यही था, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। मतलब कि जो आप बुक पढ़ रहे हैं उसी का फुल फॉर्म है एनसीईआरटी का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन में है फुल फॉर्म है कि एससीईआरटी, एससीईआरटी का अर्थ क्या होता है? तो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग। ठीक है, तो देखिए ग्रेजुएट डिप्लोमा का अर्थ यही होता है हिंदी में, और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का अर्थ होता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होता है। और एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ते हैं, जो बुक पढ़ रहे हैं उसका अर्थ ये होता है कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। सबसे ज़्यादा इंग्लिश में ही पूछा जाता है फुल फॉर्म, तो आप लोग इंग्लिश को ज़्यादा ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग दिया है, तो इसका अर्थ होता है कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, उसके बाद है आईसीएमआर, आईसीएमआर का मतलब क्या होता है? तो इसका होता है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यानी कि भारतीय
आयुर्विज्ञान, जो आयुर्विज्ञान वाले होते हैं, और उसी का अनुसंधान परिषद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव तथा मानव संसाधन को परिभाषित करें। ये जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, लघु उत्तरीय। चलिए अब पढ़ते हैं यहाँ से। मानव तथा मानव संसाधन को परिभाषित करें। देखिए, सामान्य व्यक्ति को मानव कहते हैं, लेकिन पर्याप्त शिक्षा प्राप्त, कौशल और योग्यता से पूर्ण व्यक्ति को मानव संसाधन कहते हैं। ठीक है, कहने का अर्थ है कि जो व्यक्ति सामान्य होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मानव। लेकिन वही व्यक्ति अगर शिक्षा प्राप्त कर लेता है, कौशल होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो व्यक्ति मानव संसाधन है। ठीक है, वो संसाधन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद है कि अब अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि मानव संसाधन उत्पादन को कैसे बढ़ाता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। जो मानव संसाधन होते हैं वो अपने कौशल, मानव संसाधन जो होते हैं वो अपने कौशल से, ठीक है, मानव संसाधन अपने कौशल से और योग्यता से और उसी चीज़ का उपयोग करके वो उत्पादन को बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा है कि किसी देश में मानव पूंजी के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं। तो किसी देश में मानव पूंजी के दो प्रमुख स्रोत जो होते हैं वो पहला होता है शिक्षा और दूसरा होता है प्रशिक्षण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि किसी व्यक्ति को प्रशिक्षण देकर कुशल बनाना क्यों ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति है, प्रशिक्षण का अर्थ होता है ट्रेनिंग। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति है तो उसे प्रशिक्षण दिया जाए। ठीक है, और उसको कुशल क्यों बनाया जाए, प्रशिक्षण देकर ही। तो इसका आंसर देखिए, किसी व्यक्ति को प्रशिक्षण देकर कुशल बनाना इसलिए ज़रूरी है ताकि देश में मानवीय पूंजी की वृद्धि हो। मानवीय पूंजी का अर्थ है कि हमारे देश में बहुत सारे लोगों को शिक्षा मिले, उनका बुद्धि हो, विकास हो। सारा जब हमारे देश में हर एक मानव के पास शिक्षा होगी, उन्हें बोलने चलने सब चीज़ का अनुभव होगा, तो इस चीज़ से हमारा देश और आगे बढ़ेगा। और इसी कारण से व्यक्ति को प्रशिक्षण दिया जाता है और उन्हें कुशल बनाया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या के आकार को एक चार्ट ग्राफ पर स्पष्ट करें। तो इसे आप चार्ट ग्राफ पर आपके बुक में दिया है तो उसको कर सकते हैं। ठीक है, खुद से करिए ये चीज़। चलिए बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 5 जिलों के नाम। बिहार में ऐसे 5 जिलों का नाम लिखना है जहाँ पर कि जनसंख्या जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती है। चलिए देखते हैं, बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 5 जिलों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला है शिवहर है, पूर्णिया है, उसके बाद है नवादा है, सहरसा है, जमुई है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कम जनसंख्या वाले 5 जिले हैं उनका नाम। तो देखिए कम वाले में आ जाते हैं शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया और गोपालगंज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार देश का सबसे कम साक्षर राज्य है। इसके मुख्य 2 कारण लिखे। अच्छा, एक बात बताती हूँ कि हम लोग हर टाइम सुनते हैं कि बिहार पिछड़ा राज्य है, बिहार कम साक्षर है, यहाँ के लोग बहुत पढ़े। आप लोग को भी तो थोड़ा सोचना चाहिए ना, बिहार के हम हैं तो थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करें ताकि बिहार को और आगे ले जाए, ताकि जितने भी और राज्य या फिर कोई और दूसरे बोलते हैं कि बिहार कम साक्षर है, तो इससे थोड़ा हमें अच्छा फील नहीं होता। तो हमें खुद अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए और बिहार को भी एक अच्छे स्टेट में शामिल करना चाहिए। ठीक है, ताकि इसका भी नाम हो। तो आप लोग ही हैं,
इस बिहार के जितने भी स्टूडेंट हैं वही इस काम को कर सकते हैं, तभी जाकर अपना बिहार आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो आप लोग भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, हर एक कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन कि बिहार देश का जो है कम साक्षर राज्य है। इसके दो कारण हैं। कौन कौन से हैं? पहला तो है कि यहाँ के अभिभावकों में जागरूकता की कमी है। हाँ, आप अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहन को मोटिवेट कीजिए कि वो सबको सबको अच्छे से आगे बढ़ाएं, लड़का या लड़की का भेदभाव ना करें। ठीक है, अभिभावक में कमी रहेगी तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए उन्हें जागरूक कीजिए। दूसरा चीज़ ये होगा कि गरीबी के कारण जो है मतलब जो कम उम्र के बच्चे होते हैं गरीबों में, वो स्कूल भेजने की बजाय उन्हें किसी नौकरी में लगा देते हैं ताकि परिवार की आय बढ़ सके। परिवार की आय नहीं बढ़ानी है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है। जब बच्चों की अच्छी शिक्षा देंगे तब वो खुद आगे चल के आपको इतने अच्छे अच्छे जगह ले जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को किसी काम में छोटी उम्र में ही ना लगाएं, उसको एक अच्छा नॉलेज दें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अब स्टार्ट हो गया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि मानव संसाधन क्या है। उसके बाद है मानव पूंजी के रूप में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। मानव संसाधन को मानव पूंजी में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। इसका आंसर देखिए। कौशल और योग्यता से पूर्ण व्यक्ति को मानव संसाधन माना गया है। धन और मानव पूंजी के रूप में परिवर्तित करने का तरीका है कि उसके लिए निम्नलिखित व्यवस्था करनी होगी। पहला तो ये व्यवस्था होता है कि भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। पौष्टिक भोजन से व्यक्ति का शारीरिक तथा मानसिक विकास दोनों होता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा दूसरा वस्त्र जो होता है, मौसमानुकूल अपने को मौसम की मार से बचाने के लिए वस्त्र की आपूर्ति आवश्यक है। उसके बाद है आवास। अनुकूल और स्वास्थ्यकर आवास में रहकर ही व्यक्ति अपनी शिक्षा दीक्षा पूर्ण कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कि शिक्षा। मानव संसाधन को मानवीय पूंजी के रूप में शिक्षा ही परिवर्तित करती है। शिक्षा प्राप्त व्यक्ति अपने को प्रशिक्षण दिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद यदि मानव संसाधन को सूचना तकनीक और प्रबंधन में भी निपुण कर दिया जाए तो वह पूर्णतः मानव पूंजी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। चलिए उसके बाद सेकंड पढ़ते हैं कि मानवीय पूंजी और भौतिक पूंजी में क्या अंतर है। इसे तालिका द्वारा स्पष्ट करें। क्या मानवीय पूंजी जो है भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है? तो तालिका में तो हमने नहीं लिखा है क्योंकि हम उस टाइप का नहीं बना सकते थे PDF, लेकिन इस लाइन बाय लाइन है। चलिए पहला है हमारा कि जो मानवीय पूंजी होते हैं वो उत्पादन का सक्रिय साधन है। मानवीय पूंजी जो होती है अमूर्त होती है, जिसे बाजार में बेचा नहीं जा सकता है। केवल मानवीय पूंजी की सेवाओं को खरीदा या बेचा जा सकता है। उसके बाद है मानवीय पूंजी को इसके स्वामी से अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद चलिए भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी जो है उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। भौतिक पूंजी जो होती है मूर्त होती है। ठीक है, और इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। उसके बाद है भौतिक पूंजी को इसके स्वामी से अलग नहीं किया जा सकता है। एक और क्वेश्चन पूछा है उसमें कि क्या जो मानव पूंजी है वो भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है। तो हाँ, मानव पूंजी जो है वो भौतिक पूंजी से निश्चित ही श्रेष्ठ है। ठीक है, उसके बाद देखिए कारण ये होता है कि भौतिक पूंजी का उपयोग मानव पूंजी के रूप में ही किया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद है भारत में मानवीय पूंजी के निर्माण विकास पर परिचय देना है एक। चलिए देते हैं हम। भारत में अनेक विकास योजनाएं लागू और चालू होती रहती हैं। इन विकास
इन विकास योजनाओं का अंतिम लक्ष्य यह होता है कि देश में मानवीय पूंजी का निर्माण हो सके। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दीर्घकालिक आर्थिक सुधारों को सफल बनाने का किया जाता है। पिछले कुछ 10 वर्षों में देश में मानवीय पूंजी के विकास में सराहनीय सफलता मिली है। अनेक प्रकार से पता चलता है कि जैसे कि यहाँ है जनसंख्या संबंधी बेहतर सूचक हो, साक्षरता तथा शिक्षा के विकास में बढ़ोतरी हो, स्वास्थ्य की सुविधाओं में बढ़ोतरी हो और बेहतर हो, जीने की जो औसत वायु है वो भी अधिक हो। उसके बाद है कि साक्षरता दर में वृद्धि और जन्म दर और मृत्यु दर में भी कमी होनी चाहिए। इन सूचनाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में मानवीय पूंजी का निर्माण के विकास में वृद्धि हुई है। उसके बाद 4th नंबर है हमारा कि मानवीय संसाधनों के विकास में शिक्षा और आवास की भूमिका क्या है। तो चलिए देखते हैं। शिक्षा, मानवीय संसाधनों के विकास में शिक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा वह माध्यम है जिसकी सहायता से मानवीय संसाधनों का विकास होता है। संसाधन से ही देश विकास की ओर बढ़ता है और शिक्षा उसे प्रबल बनाती है। ठीक है। उसके बाद स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य में क्या है, तो स्वास्थ्य शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है मनुष्य की। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि आवास क्या होता है। तो आवास में होता है कि यहाँ आवाज़ लिख दिया है। आवास देखने में तो गौण लगता है लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि उचित आवास और स्वास्थ्य नहीं हो तो व्यक्ति को अच्छे ढंग से शिक्षा नहीं मिल पाता है और वह स्वस्थ नहीं रह पाता है। ठीक है। और देखिए अर्थशास्त्र में इसे तीसरी अनिवार्य आवश्यकता मानी गई है। ठीक है। अब देखिए क्या दिया है कि भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पर टिप्पणी करना है। भारत जो है वो भारत की जो 9वीं पंचवर्षीय योजना की गई थी उसमें यह स्वीकार किया गया था कि दीर्घकालीन विकास तथा जनसंख्या में घना संबंध है। इसके लिए 15 फरवरी 2000 ये इम्पोर्टेंट रखिएगा। ठीक है, को भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ठीक है, की घोषणा की गई थी। उसके बाद है कि समान वितरण के साथ साथ समय से जो 3 उद्देश्य जो उचित ठहराया गया है उसमें पहला है कि तत्कालीन उद्देश्य के तहत गर्भ निरोधक आपूर्ति, तत्कालीन आवश्यकताओं की जो पूर्ति होती है और उसके साथ शिशु सेवाओं का उपलब्ध कराना, यही सारी चीज़ें जो होती हैं स्वास्थ्य संरचना को और उसके स्वास्थ्य सेवकों को वितरण की व्यवस्था करनी होती है। ठीक है। उसके बाद है मध्यकालीन उद्देश्य के तहत कुल प्रजनन दर को 2010 तक प्रतिस्थापन स्तर पर लाना होता है। उसके बाद है दीर्घकालीन उद्देश्य के तहत जनसंख्या को 2045 तक ईश्वर तक ईस्वी तक होगा। ठीक है, ईस्वी तक, ईश्वर नहीं होगा, स्तर पर स्थिर बनाने का उद्देश्य है जो कि दीर्घकालीन विकास की ज़रूरतों के अनुरूप होती है। ठीक है, तो यही हमारा सेकेंड लेसन का क्वेश्चन आंसर था, मानव एक संसाधन के रूप वाला। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।